गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जीआईएस का लेक्चर स्टार्ट करता है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस किए थे और उसमें अगर आप देखेंगे कि वी वेर डिस्कसिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। मतलब आप देखो कि बहुत बार हम लोग के पास जो डेटा हो सकता है वो एक्सेल फाइल में होता है या फिर वो कोई दूसरे फॉर्मेट में हो सकता है जो एक सॉफ्टवेयर में सपोर्ट करेगा, सॉफ्टवेयर में सपोर्ट नहीं करेगा। उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, वी हैव अ डायरेक्ट ट्रांसलेशन टेक्निक विच इज़ अवेलेबल। यही पॉइंट पे थे हम लोग लास्ट लेक्चर, दैट इज यस्टरडेज लेक्चर। यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, पब्लिक डेटा डिलीवर्ड इन वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स। नाउ अनलेस डेटा फॉर्मेट इज कॉम्पेटिबल विद जीआईएस पैकेजेस, जो जीआईएस सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो तभी उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकता है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन अ जीआईएस कॉम्पेटिबल फॉर्मेट। तो ये देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपके पास अगर कोई सपोज एक डायरेक्ट ट्रांसलेशन में क्या होगा, देखो डायरेक्ट ट्रांसलेशन यूजेस अ ट्रांसलेटर जो जीआईएस पैकेज में डायरेक्टली प्रोवाइडेड होता है, जो क्या करेगा, कन्वर्ट्स द जियो स्पेशियल डेटा। मतलब जो कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग शेप फाइल, मतलब मैप फाइल, शेप फाइल जो हम लोग बनाते हैं इट इज़ कॉल्ड एज मैप फाइल। आपको जो QGIS सॉफ्टवेयर अगर मैं यूज़ करूँगा और वहाँ पे अगर हम लोग एक आधा कोई मैप बना रहे हैं तो आपको वहाँ पे एक शेप फाइल मिलेगा, आपका मैप का जो फाइल है वो। यहाँ पे वही बोला है कि वी कैन कन्वर्ट दिस जियो स्पेशल डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। उसके आगे क्या बोला है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन यूज टू बी ओनली मेथड फॉर डेटा कन्वर्जन बिफोर डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड ओपन जीआईएस के लिए। यहाँ पे आपको दिया है। देन नेक्स्ट जो आएगा वो कौन सा आएगा, न्यूट्रल फॉर्मेट। मतलब न्यूट्रल फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा फॉर्मेट हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो फॉर्मेट आप अलग अलग कोई भी वे में, कोई भी अलग अलग सॉफ्टवेयर में, कोई अलग अलग ऑपरेशंस के लिए डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी हैव स्पेशल डेटा ट्रांसफर स्टैंडर्ड विच कैन बी डायरेक्टली यूज्ड बाय ArcGIS। ये QGIS जैसा ही सॉफ्टवेयर है, यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को QGIS बोला है, इसके लिए हम लोग वो यूज़ करते हैं। ArcGIS इज एन ओपन सोर्स, तो ये भी आपको बहुत इजीली अवेलेबल रहता है, इसके ऊपर बहुत सारे सपोर्ट भी मिलता है फॉर मैप डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, इंटरग्राफ यूजर्स है हम लोगों के पास, एंड दूसरे जो जीआईएस के अलग अलग यूजर्स रहेंगे जो अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ डेटा प्रोसेस करने की ट्राई करेंगे, वो भी यहाँ पे होगा। ओके, देन क्रिएटिंग न्यू डेटा। यहाँ पे आपको क्या बोला है, क्रिएटिंग अ न्यू डेटा, स्पेशल डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। स्पेशल बराबर है, मतलब आप जो कोई एरिया के ऊपर का कोई डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन अगर कैप्चर करने की ट्राई कर रहे हैं तो वो हम लोग मल्टीपल लोकेशन से कर सकते हैं, मल्टीपल अलग अलग प्लेसेस से कर सकते हैं, अलग अलग कंट्री से हम लोग कर सकते हैं, या वी माइट बी हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो अपने रिसर्च के हिसाब से कोई इन्फॉर्मेशन वो मैप का अपने पास रखेंगे जिसको हम लोग री एक्सेस कर सकते हैं। या तो आप स्क्रैच से पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, यूजिंग डायरेक्ट स्पेशल डेटा एक्विजिशन टेक्निक, जहाँ पे आप खुद से पूरा मैप और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ है वो आप खुद से बनाएंगे, बराबर है। और बाय मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग, मतलब जो आपके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट सोर्सेज से या अलग अलग एजेंसीज ने जो चीज़ें प्रोवाइड की है वहाँ से हम लोग सर्टन चीज़ें कैच करेंगे। यहाँ पे देखो आपको वही बोला है कि एग्जिस्टिंग स्पेशल डेटा कलेक्टेड बाय अदर्स। नाउ डेटा एक्विजिशन कैन बी ग्रुप्ड इन टू पार्ट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब डायरेक्ट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास जो कोई फील्ड सर्वे हुआ रहेगा या रिमोटली सेंस डेटा हम लोगों ने कैप्चर किया है। रिमोटली सेंस डेटा मतलब सैटेलाइट से हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कैप्चर किया है, या फिर खुद से हम लोगों ने अलग अलग वे से वहाँ पे डेटा जो है वो सर्वे किया होगा। एंड इनडायरेक्ट में क्या आएगा, we are using digitizing, scanning and other such techniques for collecting or for acquiring the data। अब डायरेक्ट स्पेशल डेटा कैप्चर मतलब मैप के ऊपर आपको जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आपको पास डेटाबेस होना चाहिए। तो वो डेटाबेस या वो जो टेबल्स आपके पास होंगे जो आपको डायरेक्टली मैप के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन बताएंगे। वो कैसे बताएंगे, इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमिना गिवन बिलो द पार्शियल लिस्ट ऑफ प्राइमरी डेटा। जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है, सैटेलाइट रहेगा और सैटेलाइट के साथ में क्या है, यहाँ पे आप देखो सोलर रेडिएशन है, तो ये सोलर रेडिएशन से जो भी रिफ्लेक्शंस आते हैं ना वो सैटेलाइट जो है वो डेटा कैप्चर करेगा, वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करेगा और उसके हिसाब से आप कोई एक सर्वे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेव कर सकते हैं, बराबर है। ये रिमोट सेंसिंग पैटर्न हो गया।
एरियल फोटोग्राफिक टेक्निक में क्या होगा, डायरेक्टली आपको ऊपर से सैटेलाइट जो है वो मैक्सिमम क्लैरिटी से ऐसा कुछ एक एरियल इमेज बताने का ट्राई करता है, जो हम लोग भी अगर नॉर्मली गूगल मैप्स अगर यूज़ करते हैं, गूगल अर्थ यूज़ करते हैं, सो वहाँ पे आपको भी ऐसे वे में कोई एक स्पेसिफिक एरिया का इंफॉर्मेशन मिल सकता है। देन फील्ड सर्वे के अंदर क्या होगा, हम लोग बेसिकली जाएंगे, वो फील्ड के ऊपर सर्वे होगा। सर्वे मतलब अलग अलग वे से आपने देखा रहेगा कि अगर हम लोगों को एक इंडिया के मैप के ऊपर सपोज बताना है कि कहाँ पे जो लिटरेसी लेवल है वो कितना है कौन से स्टेट में, तो जब एवरी 10 years आप देखो कि वोट काउंटिंग होता है कि पॉपुलेशन कहाँ से कितना बढ़ा है। सो गवर्नमेंट ऑफिस के साइड से आपके पास सर्वे के लिए कोई पर्सन आता है जो आपके फैमिली वाले इंफॉर्मेशन लेंगे, देन नॉर्मली आपके पास से और कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे और वो पूरा वो मेंटेन करता है कि इनकम कितना है, कितने लोग हैं और उसमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, ये सारे डिटेल्स होते हैं। सो दोज आर द काइंड ऑफ अ सर्वे डेटा। सो कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन, एलिवेशन, ये सब कुछ सर्वे डेटा में आएगा कि हम लोग देख सकते हैं। लाइक मैं बताऊंगा कि ओके ये एक लोकेशन है जहाँ से जो मिनिमम डिस्टेंस पे जो हॉस्पिटल है वो सपोज 10 किलोमीटर पे, या फिर यहाँ से अगर हम लोग को कहीं पे जाना है तो वहाँ पे तकलीफ है, एवरेस्ट एरिया ज़्यादा है, रोड कम है या पक्के रोड कम है, ऐसे अलग अलग सर्वे डेटा हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। सिटी के लिए भी सेम वे में होगा, जैसे हम लोग बता सकते हैं कि ओके कोई क्राउडेड प्लेसेस है, कहाँ पे अभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये सब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन फीट और मीटर्स। अगर छोटा सा एरिया का ही हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन बताना है तो टाइम पे हम लोग ये जो फीट दिया है ये यूज़ करेंगे। बड़ा इन्फॉर्मेशन अगर बताना है बड़े एरिया का तो यहाँ पे हम लोग मीटर्स यूज़ करेंगे, उससे बड़ा अगर बताना है तो किलोमीटर्स यूज़ करेंगे, है ना। सो ये वे में आपका चेंजेस होते जाएंगे। नाउ डायरेक्शन ऑफ लाइन कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस टू टेक्निक्स, ये हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, अजीमुथल रेंज फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री। आपने देखा रहेगा अजीमुथल हम लोग कैसा डायरेक्शन आता है, कहाँ गया, हाँ देखो ये वाला है। सो हम लोग कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉर्थ पोल से कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग डेटा, है ना। आपका प्रोजेक्शन जो होगा वो कहाँ से हो रहा है, नॉर्थ पोल से हो रहा है। देखो दिस इज द अजीमुथल प्रोजेक्शन और उसके अलग अलग टाइप्स रहते हैं देन। सो ये देखो ये अजीमुथल प्रोजेक्शन के अंदर आपके सब टाइप्स जो आएंगे वो कौन से 3 रहेंगे। देखो एक सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन हो सकता है, कॉनिक हो सकता है या अजीमुथल प्रोजेक्शन हो सकता है। सो यहाँ पे आपको क्या दिया है, इन सिलेंड्रिकल वी हैव 3 टाइप्स, देन कॉनिक है और उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे अजीमुथल आएगा। तो अजीमुथल या जेनिथल प्रोजेक्शन, तो उसके अंदर ये टेक्निक आपके होता है कि नॉर्थ पोल साइड से हम लोग पूरा अगर अर्थ को अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे कौन से कंट्रीज कितने डिस्टेंस पे आएंगे और वो कैसा दिखेगा, दिस इज आवर प्रोजेक्शन वे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, अजीमुथल रेंज फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री, बराबर है। मतलब हम लोग पूरा एक अर्थ का सर्कल अगर देखेंगे सो वहां से स्टार्ट से 0 डिग्री से 360 डिग्री तक क्या चीजें कैसे दिखेंगे वो हम लोग यहाँ से डायरेक्शन बता रहे। देखो डायरेक्शन ऑफ लाइन कैन बी मेजर्ड इन अजीमुथल। सो कहाँ से होगा, नॉर्थ पोल से चालू होगा। एंड यहाँ पे जो एंगल्स चालू होंगे वो कैसे होंगे, क्लॉकवाइज होंगे। मतलब 0 डिग्री के बाद में सपोज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, देन 125 डिग्री या 130, देन 150, 180, तो ये जो होगा ये क्लॉकवाइज जाएगा, इट गोज लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि द बेयरिंग एंगल ऑलवेज हैज द अकम्पनीड लेटर, लाइक कहाँ से चालू होगा वो, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। सो ये कोई तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हम लोगों ने बताया जहाँ से हम लोग अपना मैप जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा अजीमुथल में हम लोग कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे थे, नॉर्थ साइड से प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो सपोज अभी हम लोग यहाँ पे जो बेयरिंग एंगल जो बता रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग को एक मैप का प्रोजेक्शन चीज़ें बता रहे हैं, सो वो कहाँ से है, सपोज नॉर्थ ईस्ट से या
साउथ ईस्ट से है या साउथ वेस्ट है या नॉर्थ वेस्ट है, और उसके साथ में हम लोग यहाँ पे एलिवेशन डिफरेंस भी बताएंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स, और वो आप मीटर्स में या फीट्स में दोनों वे में चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो 2 पॉइंट्स के बीच में एलिवेशन डिफरेंस कितना है, लाइक हम लोग अगर बताएंगे कि ठीक है यहाँ पे एक सह्याद्री रेंज है और यहाँ पे एक सह्याद्री रेंज है, सो महाराष्ट्र से जब वो सह्याद्री रेंज आगे साउथ साइड तक पास हो रहा है तो उसका एलिवेशन कम हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, ये हम लोग बता सकते हैं। देन दूसरे जो डेटा आपके आएंगे वो तो जीपीएस के थ्रू आएंगे। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सिस्टम ऑफ रेडियो एमिटिंग एंड रिसीविंग सैटेलाइट यूज फॉर डिटरमाइनिंग पोजीशन ऑन द अर्थ। सो डायरेक्टली जीपीएस सिस्टम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव करने का ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट ट्रांसमिट सिग्नल that allows GPS receiver anywhere on the earth to calculate its own location through trilateration। अलग अलग वे से 3 सैटेलाइट एट अ टाइम आपका इंफॉर्मेशन कैप्चर करेंगे, जिससे आपको रियल आपका लोकेशन, आपका एक्चुअल आपका जो मेन कोऑर्डिनेट्स जो है वो बहुत इजीली पता चलेगा। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, द सिस्टम इज यूज्ड इन नेविगेशन, मैपिंग, सर्वेइंग एंड अदर एप्लीकेशन इन विच प्रिसाइज पोजिशनिंग इज नेसेसरी। देन नेक्स्ट इज जीपीएस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर सेगमेंट्स। कौन से 3 मेजर सेगमेंट्स है, एक होगा स्पेस सेगमेंट होगा। सो मतलब आपके पास यहाँ पे देखो ये आपका कंट्रोल सेगमेंट है, बराबर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो ये हम लोग के मॉनिटरिंग स्टेशंस है, ये ग्राउंड एंटीनाज है। तो ग्राउंड एंटीनाज इन्फॉर्मेशन किसको भेजेंगे, मॉनिटरिंग स्टेशन को। मॉनिटरिंग स्टेशन किससे कम्युनिकेट करेंगे, बेसिकली हम लोग के मास्टर स्टेशन या कंट्रोल स्टेशन से, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करेंगे फ्रॉम द सैटेलाइट, दैट इज स्पेस में जो आपके सैटेलाइट कनेक्टेड है वो। सो देखो ग्राउंड एंटीनास जो है उसने इन्फॉर्मेशन किसको दिया, एक ही डायरेक्शन में एरो जा रहा है। देखो ग्राउंड एंटीना से इन्फॉर्मेशन जा रहा है सैटेलाइट पे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कैप्चर होगा मॉनिटरिंग स्टेशन पे कंटिन्यूसली ग्राउंड एंटीनास के लिए, एंड उसके बाद बाकी पूरा जो कम्युनिकेशन होगा डिटेलिंग सारे ग्राउंड एंटीनास का, वो कहाँ से होगा, कंट्रोल स्टेशन से। सो कंट्रोल स्टेशन से रिक्वेस्ट जाएगा, रिप्लाई आएगा। सेम वे देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूजर सेगमेंट के लिए भी यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। सो दिस आर द 3 सेगमेंट्स ऑफ द जीपीएस। सो स्पेस सेगमेंट क्या बोला, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल वेदर ग्लोबल सिस्टम ऑफ 24 सैटेलाइट। जीपीएस पे कितने सैटेलाइट है, 24 है, जो कंटिन्यूसली अर्थ को ऑर्बिट करता है। और नेक्स्ट क्या है, एवरी 12 आवर्स इन 6 ऑर्बिटल प्लेन्स। सो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि हम लोग के पास ऐसे कहीं ना कहीं अलग अलग ऑर्बिट्स में आपको कंटिन्यूसली वो जो सैटेलाइट है उसका ग्रुप जो है ना वो आपको यहाँ पे दिखते रहेगा, हमेशा दिखते रहेगा। सो हर 12 घंटे में आपको दिखेंगे कि 6 ऑर्बिटल प्लेन्स के ऊपर हम लोग के कोई ना कोई सैटेलाइट जो है वो वहाँ पे घूम रहा है ना। उसका स्पीड जो है वो अर्थ के स्पीड से थोड़ा ज़्यादा होगा, तभी तो आउटर ऑर्बिट से वो प्रॉपरली अर्थ के साथ चल पाएंगे, बराबर है। द 6 इक्वली स्पेस्ड ऑर्बिटल प्लेन्स आर इंक्लाइंड, क्या डिग्री पे इंक्लाइंड है, 55 डिग्री पे, बराबर है। इक्वेटर से 55 डिग्री पे है वो। सो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लाइक यूजर सेगमेंट है तो यूजर सेगमेंट मतलब एग्जैक्टली उसका लोकेशन चेक करने के लिए वी रिक्वायर्ड 4 सैटेलाइट। अगर आपको याद नहीं है तो फर्स्ट जो लेक्चर था हम लोगों का उसमें हम लोगों ने वीडियो के थ्रू ये सेम चीज़ समझा था, आप जाके वो एक बार देख सकते हो, ठीक है, वो सेम चीज़ यहाँ पे। देन कंट्रोल सेगमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, कल ही हम लोगों ने ये पढ़ा था कंट्रोल सेगमेंट कैसे वर्क करेगा। सो अलग अलग लोकेशंस पे हर कंट्री के अपने खुद के कंट्रोल सेगमेंट्स है। अब हर किसी के पास नहीं है, हर कोई ये इतना बहुत ज़्यादा वी कैन से कॉस्टली होता है, इन्वेस्टमेंट होता है और टेक्नोलॉजी भी रिक्वायर्ड होता है। सो हर एक कंट्री अपना खुद के ऐसे कंट्रोल सेगमेंट्स नहीं डाल सकते। एंड बाय द वे एक कंट्रोल सेगमेंट जो है वो काफ़ी एरिया को हैंडल कर सकता है, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल कंट्रोल सेगमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। सो अगर यहाँ पे सपोज कोई एक कंट्रोल सेगमेंट है लाइक कैप टाउन के पास, तो वही जो है बाकी के आजू बाजू के जो एरियाज है, आजू बाजू के जो छोटे कंट्रीज है, वो सेम वो कंट्रोल सेगमेंट का हेल्प ले सकते हैं और ये लोग भी उनके साथ वो डेटा शेयर करेंगे। ये अग्रीमेंट्स के बेस के ऊपर होता है और गवर्नमेंट के साथ ही शेयर होता है, ये नॉर्मल पब्लिक के साथ में नहीं हो रहा है। यूजर सेगमेंट क्या बोला, यूजर सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ जीपीएस रिसीवर। GPS works on a principle of trilateration, that is determining absolute or relative location of a point based on the distance to at least 3 known positions.
मतलब 3 अलग अलग सैटेलाइट से हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट उसका पोजीशन फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे, जिससे उसका रियल पोजीशन, उसका रियल इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द रिसीवर। रिसीवर मतलब आपका रिसीवर जो जहाँ पे खड़ा है, सपोज मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो मोबाइल जो है वो रिसीवर है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वो मोबाइल लोकेशन फाइंड करना है। जो बंदा खड़ा है उसका लोकेशन तो नहीं मिलेगा हम लोग को, हम लोग को क्या मिलेगा, मोबाइल लोकेशन मिलेगा। और आपके सैटेलाइट जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो मोबाइल से कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या बोला है, जीपीएस रिसीवर कैलकुलेट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ सैटेलाइट बाय मेजरिंग हाउ लॉन्ग अ सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट टेक्स टू रीच इट। जैसे आप देखो कि हम लोग पानी के जो बोट होते हैं, तो वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, वो पानी में सिग्नल्स भेजते रहते हैं, बराबर है। और वो सिग्नल कोई एक ऑब्जेक्ट को हिट करके अगर रिटर्न आ रहा है तो कितना टाइम लग रहा है उसको, तो उसके बेस के ऊपर वी कैन डिफाइन कि कोई एक ऑब्जेक्ट पानी में जो आगे आ रहा है वो कितना दूर है। सेम वे अगर हम लोग कार को रिवर्स लेते हैं तो पीछे भी सेंसर लगे रहते हैं, उसमें भी क्या होता है, सिग्नल्स पास होते हैं। तो वो कोई एक ऑब्जेक्ट को हिट करके रिटर्न आता है, तो उसका रिटर्न आने का स्पीड कितना है, उसके बेस के ऊपर वी कैन डिफाइन कि ओके कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितने डिस्टेंस पे है। आप देखो कि ड्राइवरलेस कार्स जो आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो यूजिंग द सेम कंसेप्ट। और तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोकेशंस पे मशीन्स जब आपको कैलकुलेट करके बता दें कि ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन कितना दूर हो सकता है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, सिग्नल्स जो सेंड करेंगे उस, और वो जो रिवर्स आ रहे हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसी के बेस के ऊपर ये काम होगा। तो आपको क्या बोल रहे हैं, जीपीएस रिसीवर कैलकुलेट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ सैटेलाइट by measuring how long a signal from the satellite takes to reach it। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, it is implied that the receiver is located somewhere on the surface। surface मतलब अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, of an imaginary sphere centered at the satellite। सो कोई तो एक लोकेशन पे, जैसे हम लोगों ने बोला है कि हम लोगों का रिसीवर कोई तो एक स्पीयर पे जो है वो लोकेटेड है, और यहाँ पे आपका सैटेलाइट है, देखो ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों का रिसीवर है और ये आपका सैटेलाइट है। सो अब यहाँ पे क्या बोला है, द डिस्टेंस टू द अदर सैटेलाइट विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाई रिसीवर। सो क्या होगा, 2-3 अलग अलग सैटेलाइट जो है वो अपने साइड से वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो तीनों का अगर डेटा अगर मैच कर रहा है मतलब आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गया। सो द डिस्टेंस टू द अदर सैटेलाइट विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। सिमिलरली अ स्फीयर सेंटर्ड, अब मैंने आपको बताया था, पता है हर एक सैटेलाइट का अपना खुद का एक स्फीयर, एक फुटप्रिंट होता है। तो वो फुटप्रिंट के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो ही वो सैटेलाइट आपको ट्रैक कर पाएगा आपके साथ, या आपका जो हाथ में रिसीवर है, मोबाइल है, उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। तो ये उसका स्फीयर है, स्फीयर सेंटर्ड एट बी सैटेलाइट 2 विद द रेडियस उसका रहेगा कुछ, तो कैन बी इमेजिन ऑन हु सरफेस लाइज द रिसीवर। मतलब इससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली किसके फुटप्रिंट में आपका रिसीवर आ रहा है। एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। देखो मैंने है ना जो चैट बॉक्स है उसमें देखो फुटप्रिंट कैसे होता है, सैटेलाइट का स्फीयर कैसे रहेगा, उसका एक इमेज सेंड किया है। सो अभी आप वो इमेज अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक सैटेलाइट है और उसका एक स्फीयर होता है, उसका एक सर्कल रहता है, मतलब कोई तो एक स्पेसिफिक पार्ट वो अर्थ के ऊपर कवर कर रहा है। तो आपका जो व्यूअर है, आपका जो रिसीवर है, वो अगर ये रेंज में, ये सर्कल पे अगर आ रहा है तो ही हम लोग बता सकते हैं कि वो जो पर्सन है वो आपके स्फीयर में है, एंड उसके बेस के ऊपर हम लोग उसका इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं, बराबर है। सो यहाँ पे वही स्फीयर की बात करें हम लोग, सैटेलाइट अगर यहाँ पे है तो वो अगर यहाँ से फोकस्ड है तो उस पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द रेडियस ऑफ दैट, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सैटेलाइट है, यहाँ पे ये उसका सेंटर पॉइंट है, और यहाँ पे अगर ये R1 रेडियस है तो ये रेडियस के बेस के ऊपर वो कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना सर्कल एरिया, सर्कुलर एरिया जो है वो कवर हो रहा है अर्थ पे। सो इससे क्या पता चलेगा कि ओके एग्जैक्टली आपका जो भी रिसीवर है वो अगर ये सर्कल के अंदर है तो हम लोग उसको इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे वही बोला है, देखो सेंटर्ड एट बी सैटेलाइट 2 है विद द रेडियस ऑफ R2 कैन बी इमेजिन ऑन हुज सरफेस लाइज द रिसीवर। मतलब रिसीवर किसके एग्जैक्टली स्फीयर में है, अगर दो सैटेलाइट के स्फीयर में अगर आ रहा है तो दोनों उसका लोकेशन कैलकुलेट करेंगे। सिंस द रिसीवर is R1 distance from A and R2 distance from B satellite, तो वो टाइम पे क्या होगा, इट इज क्लियर दैट द रिसीवर विल बी ऑन आइदर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। मतलब ना वो कंप्लीटली सैटेलाइट ए के रेंज में ना बी के रेंज में, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे एक दूसरे के साथ में, वहां पे वो आ रहा है। सो लाइक इट लाइज एट दिस पोजिशन। देखो
ठीक है, वी कैन से लाइक दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट जो दो राइट दिए हुए हैं। और अगर 3 सैटेलाइट है तो तीनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट जो बनेगा वहां पे आपका रिसीवर का पोजीशन हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसमें क्या हो गया, 3 सैटेलाइट ने उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके तीनों उसको एग्जैक्टली मॉनिटर करके रियल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो क्या बोला, डिस्टेंस कैलकुलेटेड फ्रॉम द थर्ड सैटेलाइट विल एड मोर स्फीयर टू इमेजिन ऑन हुज सरफेस लाइज द रिसीवर। अब अगर दो सैटेलाइट जब अगर रिसीवर का लोकेशन फाइंड कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या बोला, इट द रिसीवर इज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो क्या होगा, एग्जैक्ट उसका इन्फॉर्मेशन फाइंड करने में हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो इसके लिए जब कभी किसी का अगर इन्फॉर्मेशन फाइंड करना है ना, तो 3 सैटेलाइट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है जहाँ पे वो रिसीवर खड़ा है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, द रिसीवर्स इन्फॉर्मेशन या डिस्टेंस फ्रॉम सैटेलाइट 3, 1 एंड 2। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है यहाँ पे एग्जैक्ट रिसीवर का लोकेशन है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये हम लोगों को एग्जैक्टली पता चला। सो ये क्या करेगा, और ज़्यादा क्लैरिटी लेके आएगा, जिससे आप एग्जैक्टली वो रिसीवर को ट्रैक कर सकते हैं या उसको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस गिव्स अ राइज टू ओनली वन वैलिड इंटरसेक्शन, दैट इज point where 3 spheres intersect is the position of the receiver in 2-dimensional space। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर GPS के थ्रू अगर हम लोग देखें तो वी हैव दिस 4 सैटेलाइट, और वो 4 सैटेलाइट क्या करेंगे, अलग अलग लोकेशन से आपका जो रिसीवर है उसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे, और उससे आपको रिसीवर का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हम लोग उसको अलग अलग जो डेटा है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो जीपीएस रिसीवर डिटरमाइंस इट्स पोजीशन यूजिंग सिग्नल्स दैट इट रिसीव्स फ्रॉम डिफरेंट सैटेलाइट। द रिसीवर मस्ट सॉल्व फॉर इट्स पोजीशन। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई एंड जेड है, 3 कोऑर्डिनेट्स है, मतलब 3D वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में हम लोग उसका पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, बराबर है। सो ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। नाउ इनडायरेक्ट स्पेशल डेटा कैप्चर में क्या बोला है, इट रिफर्स टू द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम मैप्स, हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स, दैट इज सम मेथड्स लाइक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास कोई कहाँ गया, ओके नीचे वापस एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग क्विकली। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है इसके अंदर, लाइक आपके पास कोई मैप का हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट है ना, या फिर डेटा ऑब्टेन फ्रॉम मैप, आपने एग्जैक्टली खुद से सर्वे नहीं किया है, कोई मैप आपने देखा, उसको स्टडी किया और उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपने निकाला हुआ है। सो सम ऑफ द मेथड्स टू कैप्चर सेकेंडरी डेटा, कौन से होंगे, क्या मेथड रहेंगे वो समझते। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया, डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन का मतलब क्या रहता है, इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग और कन्वर्टिंग पेपर मैप और इमेज डेटा टू वेक्टर डिजिटल डेटा। मतलब आपके पास पेपर मैप है और वो पेपर मैप को हम लोग क्या करेंगे, वो जो आपके ये जो मैप है ना उसमें कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब वेक्टर मैप में जो स्टेट का बाउंड्री दिया रहेगा वो एग्जैक्टली विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहेगा। आपको एग्जैक्टली टू द पॉइंट और वो डिस्टेंस मेजर करके अगर प्रॉपरली अगर बताना है कुछ चीज़ तो हम लोग रास्टर मैप यूज़ करते हैं। सो ये क्या बोला है, देखो आपको मैन्युअली डिजिटाइजिंग यूजेस अ डिजिटाइजिंग टेबल्स। A digitizing table has a built-in electronic mesh topology which can sense position of the cursor to transit x and y coordinate। मतलब आपको जब मैप पे कुछ बताना है तो आप x and y coordinate को देखेंगे, है ना, और उसके थ्रू आप क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे कोई सब पॉइंट्स को। ऑपरेटर सिंपली क्लिक ऑन अ बटन आफ्टर लाइनिंग अप अ कर्सर क्रॉस हेयर विद द पॉइंट। अब स्नैपिंग का मतलब क्या रहता है, जब आप मैप के ऊपर कुछ चीज़ें बता रहे हो, जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स तो बता दिए मैप के ऊपर, लेकिन जब आप उसको जूम इन करेंगे या रियल मैप पे जब हम लोग लेके जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 2 पॉइंट्स है ये कनेक्ट नहीं हो रहे, और ये क्या है, एक रास्ता है सपोज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्नैप करना पड़ेगा। अदरवाइज मैप के ऊपर अगर मैं देखूंगा, अगर मैंने कोई एक मैप ड्रॉ किया है और उसके बाद अगर यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये रास्ता यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जाके खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे रोड ब्लॉक आ गया, डेड लॉक आ गया। तो यहाँ से अगर ये शॉर्टकट निकलता भी रहेगा तो आपको मैप पे वो कभी बताएगा ही नहीं।
और अगर जो कोई ये रूट फॉलो कर रहा है तो वो क्या करेंगे, ये मैप में देखेंगे कि ओके यहाँ से ये रूट जो है वो ब्लॉक बता रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर इससे दूसरा रास्ता जो रहेगा पूरा घूम के हम लोग यहाँ पे जाएंगे। सो दैट इज अननेसेसरीली वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सो उसके लिए हम लोग ये स्नैपिंग टेक्निक यूज करते हैं कि जब आप डिजिटाइजेशन में आप कोई एक मैप ड्रॉ कर रहे हो या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो ऑन अ मैप, तो कभी कभी आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किया उसमें दो लाइन कनेक्टेड नहीं होंगे, और ये आपको जब आप बहुत डिटेलिंग में जूम इन करके देखेंगे तो पता चलेगा। बड़े मैप्स की बात कर रहा हूँ। सो वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, स्नैपिंग टेक्निक से ये लाइन को एग्जैक्टली ये एज के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। और अगर सपोज कि ये जो लाइन है या ये जो रोड है वो थोड़ा सा आगे जा रहा है ये लाइन से, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, इन द स्नैपिंग एन ऑटोमेटिक एडिटिंग ऑपरेशन इन विच पॉइंट्स ऑफ फीचर्स, फीचर्स मतलब पॉइंट लाइन एंड पॉलीगॉन जो आप मैप ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं, विद इन अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस, मतलब वो बहुत पास में अगर वो लाइन की मतलब वो कनेक्ट होने चाहिए, ये हम लोग बता रहे हैं। सो ऑफ आइदर पॉइंट्स ऑफ फीचर आर मूव्ड और मैच और कोइंसाइड एग्जैक्टली विच ईच अदर्स कोऑर्डिनेट। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, जब हम लोगों ने ये दो लाइंस एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो रहा है ना, तो एग्जैक्टली वो कहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है वो देखेंगे। अब मैप के ऊपर बहुत बार क्या होता है, ये स्नैप करके क्या करेगा, वो दो लाइन को एग्जैक्टली वो आपको कंबाइन करके बता देगा, है ना। लेकिन इट माइट पॉसिबल कि ये नीचे से एक रोड जा रहा है ऊपर से ब्रिज जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग वो प्रॉपरली नहीं बता पाएंगे। या फिर यहाँ पे चार रास्ते मिल रहे हैं तो ये उसका सेंटर पॉइंट हो गया, दिस इज द सेंटर पॉइंट। सो वो हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। सो उसके लिए आपको अलग अलग टाइप के लाइंस यूज करने पड़ते हैं जिससे आप बता सकते हो कि ये ओवर रोड या ओवर ब्रिज जा रहा है रोड के ऊपर से कोई, तो सो यहाँ पे आप लोग वही बता रहे हैं। सो अदर कोई पॉइंट्स फीचर्स आर मूव टू मैच और कोइंसाइड एग्जैक्टली विद द अदर कोऑर्डिनेट्स। सो फर्स्ट डायग्राम में आपको क्या बोला है, वो कनेक्टिविटी इज एस्टैब्लिश, इंटरसेक्शन डायरेक्शन इज परफॉर्म अलोंग द कॉम्प्लेक्स एज, new vertices are inserted as required। ओके, vertices का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय वर्टाइसिस, पॉइंट्स, ठीक है। वर्टाइसिस का मतलब क्या होगा, पॉइंट्स होंगे। सो यहाँ पे जो पॉइंट्स है उसको आपको क्या करना है, आपको न्यू पॉइंट्स ऐड करने हैं। लाइक यहाँ पे अभी ये लाइन के सेंटर में पॉइंट नहीं था, हम लोगों ने वो पॉइंट ऐड कर दिया। कनेक्टिविटी इज एस्टैब्लिश मिड स्पैन कनेक्टिविटी ऑन कॉम्प्लेक्स एजेस, एजेस मतलब लाइन, फीचर इज एस्टैब्लिश्ड इन स्नैपिंग वे और इन अ स्नैपिंग टूल। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने सर्कल बताया, बराबर है, मतलब ये लाइन जो को कनेक्ट कर रहे हैं ये, देन यहाँ पे हम लोग स्क्वायर बता रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंट वेज जिसके थ्रू हम लोग यहाँ तो इंटरसेक्शन बता रहे हैं या फिर ऐसा बता रहे हैं कि ओके यहाँ से एक न्यू रूट चालू हो रहा है या फिर यहाँ से आपका मेन रोड चालू हो रहा है। ऐसे अलग अलग पैटर्न से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नो कनेक्टिविटी इज एस्टैब्लिश, कनेक्टिविटी मस्ट बी एट एन एंड पॉइंट ऑफ वन ऑफ द टू एजेस फीचर्स। सो एंड पॉइंट कहाँ पे, स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे, वो बता सकते हैं। नाउ डिजिटाइजिंग पॉइंट इज इजी, ईच पॉइंट इज क्लिक्ड वंस टू रिकॉर्ड इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलेंगे, डिजिटाइजिंग। मतलब डिजिटाइजेशन या डिजिटल मैप जब हम लोग बनाएंगे तो वो टाइम पे हर एक पॉइंट का एक्स एंड वाई इन्फॉर्मेशन लेके उसको हम लोग मैप पे ऐड करने की ट्राई करेंगे, सो दैट वो पॉइंट वो एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया उसी के ऊपर आए। Then digitizing line feature can follow either point mode or stream mode। Like point mode में क्या बोला है, this mode digitization is started by placing a point that marks the beginning of the feature to be digitized, and after that more points are added to trace a particular feature like line or polygon। The number of points to be added to trace the feature and space interval बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स आर डिसाइडेड बाई ऑपरेटर्स। सो कहाँ पे कनेक्ट करेंगे वही सेम दिया हुआ है आपको, ठीक है। स्ट्रीम लाइन में क्या होगा, स्ट्रीम डिजिटाइजेशन में अ कर्सर इज प्लेड, कर्सर का मतलब क्या है, एक माउस जो है वो हम लोग प्लेस करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द फीचर एंड द कमांड इज सेंड टू द कंप्यूटर टू प्लेस द पॉइंट एट either equal or unequal interval as per the position of the
कर्सर मूविंग, कर्सर मतलब माउस आपका कहाँ पे मूव हो रहा है उसके हिसाब से। स्कैनिंग है, स्कैनिंग मतलब स्कैनर है, बराबर है। जैसे हम लोग के पास आजकल मोबाइल में स्कैनर आता है, तो आप जो भी कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा वो स्कैन करके आप उसको फोटो में या पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्कैनर इज यूज टू कन्वर्ट अ एनालॉग सोर्स मैप और अ डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल इमेज। तो सबसे पहले आपके पास कोई एक मैप है, उसका आप फोटो ले सकते हैं, डिजिटल इमेज बन गया, बराबर है। तो वो उसने आपका जो भी मैप है वही सेम साइज का एक डिजिटल इमेज स्टोर कर दिया है now across the map or document and recorded the amount of light reflected from the data source. So वो डेटा सोर्स से क्या लाइट रिफ्लेक्ट हुआ उसके हिसाब से स्कैनर स्कैन करके वो इमेज या वो मैप जो है उसका इंफॉर्मेशन सेव कर देगा। अ स्कैनर कन्वर्ट्स एन एनालॉग मैप इनटू अ स्कैन्ड इमेज इन रास्टर फॉर्मेट। स्कैनर कन्वर्ट्स एनालॉग मैप है जो आपको किस में कन्वर्ट करके देगा, रास्टर फॉर्मेट। रास्टर फॉर्मेट मतलब पिक्सल टू पिक्सल इंफॉर्मेशन मैच करके आपको डिजिटल इमेज स्कैन इमेज प्रोवाइड करेगा। डॉक्यूमेंट सच एज बिल्डिंग प्लान, मतलब आपने बिल्डिंग का एक लेआउट बनाया हुआ है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड ड्राइंग बना है, मतलब बड़े मशीन्स के एग्जैक्ट आपको मेजरमेंट्स मिलीमीटर सेंटीमीटर वो हर एक इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली रिक्वायर्ड रहते हैं, तभी आपका मशीन जैसा ड्राइंग में वैसा एग्जैक्ट बनेगा। और उसमें अगर आपको कहीं पे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी अगर फिट करना है तो हम लोग उसके लिए भी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो ऐसे कोई कैड ड्राइंग्स है या फिर इमेजेस है, मैप्स है, आर स्कैन प्रायर टू वेक्टराइजेशन, मतलब आपको उसको स्कैन करेंगे जिससे आप उसको एक रियल मैप में ऐड कर सकते हैं। स्कैनिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वियर एंड टीयर, आपको हर एक चीज़ खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, स्कैन मार दो उसका सेम डिजिटल इमेज क्रिएट हो गया। इम्प्रूव एक्सेस एंड प्रोवाइड इंटीग्रेटेड स्टोरेज। वेक्टराइजेशन, एज वी ऑल नो व्हाट वी मीन बाय वेक्टराइजेशन, ये मेरे पास वेक्टर मैप है, बराबर है। उसका एग्जैक्ट पिक्सल वैल्यू मेजर करेंगे हम लोग, पिक्सल वैल्यू कहाँ से मिलेगा, वो रास्टर से, है ना। और उसके बेस के ऊपर हम लोग वो लाइन कितना बड़ा होना चाहिए, कहाँ स्टार्ट होगा कहाँ स्टॉप होगा, ये पूरा डिटेलिंग दे सकते हैं। सो देखो, वेक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रास्टर इमेज इनटू वेक्टर इमेज। दिस इज आर रास्टर इमेज, बराबर है, जो ये टेबुलर फॉर्मेट में दिया है, रोज एंड कॉलम या सेल फॉर्मेट में दिया हुआ है। इसको जब आप क्या करेंगे, ये वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो बॉक्स फॉर्मेट जो है ना, ये प्रोग्रामर्स डेवलपर्स के लिए काम का होगा। नॉर्मल लोग जो है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है, उनको ये टाइप के जो मैप है ये ज़्यादा बेटर लगेंगे, बराबर है। सो यहाँ पे वही दिया है, इट इज़ फास्टर वे ऑफ क्रिएटिंग वेक्टर डेटा फ्रॉम अ रास्टर डेटा, विच वन वेक्टराइजेशन, जहाँ पे क्या बोला, ऑटोमेटिक वेक्टराइजेशन इज परफॉर्म इन आइदर बैच और इंटरैक्टिव मोड। सो बैच बाय बैच मतलब 4-5 कुछ डेटा का बैच है उसके ऊपर कर सकते हैं। इंटरैक्टिव मोड मतलब आप कुछ बताएंगे उसके हिसाब से वो रास्टर इमेज को कन्वर्ट करके एनालॉग में लेके जाएगा। Batch vectorization takes one raster file and converts it into vector objects in a single operation. Post vectorization, editing is required to remove the error. Now, in interactive vectorization, software is used to automate digitizing. और ये आपको बेसिक से पॉइंट दिए, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया। सो आपको देखो यहाँ पे क्या बोला है, 8 कनेक्ट विथ रेसिडेंसी एलिमिनेशन रिडंडेंसी है, मतलब डुप्लीकेशन हम लोग हटा के एग्जैक्टली जो इन्फॉर्मेशन है उसी को यहाँ पे रखेंगे। ओके, जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, जियोमेट्री ऑब्जेक्ट्स जैसे रहते हैं, तो आपके मैप के ऊपर भी ऐसे ही बहुत सारे जियोमेट्री ऑपरेशंस आ सकते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला है, जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग set of control point and transformation equation to register digitized map, a satellite image or an एरियल फोटोग्राफ। ऊपर हम लोगों ने अलग अलग टाइप के मैप्स देखे ऑन टू अ प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका कोई भी साइड से प्रोजेक्शन हो सकता है आपका, बराबर है, नॉर्थ साइड हो सकता है। बाय डिफॉल्ट आप जो भी प्रोजेक्शन करते हैं वो नॉर्थ साइड को रिस्पेक्ट दे के ही करना है। व्हेन यू रेक्टिफाई अ रास्टर डेटा सेट प्रोजेक्टेड, convert the raster dataset from one projection to another or change the cell size, you are performing a geometric transformation। तो अगर एरिया जैसा बड़ा या छोटा होगा, डेटा सेट आपने एक्चुअल क्या दिया उसके हिसाब से वो मैप के जो सेल साइज है वो बड़े या छोटे हो सकते हैं, बराबर है। नाउ जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द जियोमेट्री ऑफ रास्टर डेटा from one coordinate space to another. The process of geometric transformation requires us to set of control points
ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट रिक्वायर्ड रहेंगे, इक्वेशन रिक्वायर्ड रहेगा, डिजिटाइज मैप जो है वो रिक्वायर्ड होगा, सैटेलाइट से जो इमेज आएंगे उसको प्रोसेस करेंगे हम लोग, या एरियल फोटोग्राफ रहेगा उसको कैप्चर करेंगे, बराबर है, ये सारे पॉइंट्स आएंगे. इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन जीआईएस टू ट्रांसफॉर्म बिटवीन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. देन मैप टू मैप ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बोला है, मैप टू मैप में आपका एक मैप से दूसरे मैप में इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं. तो जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट्स न्यूली डिजिटाइज मैप इनटू अ प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट. प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट मतलब हम लोग मोबाइल में डायरेक्टली बता रहे हैं कि आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है, राइट लेना है. आपको देखो डायरेक्शन वाला मैप जो होता है ना वो अलग रहता है, और नॉर्मली आप जो मैप देखते हो गूगल मैप्स कोई एक एरिया का या कुछ वो अलग होता है. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, मैन्युअली डिजिटाइज्ड मैप हैज़ द सेम मेजरमेंट एज इट्स सोर्स मैप मेजर्ड इंचेस. तो आपका सोर्स मैप का एग्जैक्टली क्या डिस्टेंस है, क्या साइज है, उसके हिसाब से ही आपका यहाँ पे सेकेंड वाला जो डिजिटल मैप है वो बनेगा. सो यहाँ पे आपको खुद से मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिस्टम आपके लिए कर देगा. देन कन्वर्ट स्कैन इमेज ऑफ द मैप इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंचेस. मतलब कितने पिक्सल है, कितने पिक्सल ने क्या एरिया कवर किया है, तो उसके हिसाब से क्या एरिया का क्या साइज होना चाहिए वो यहाँ पे वो अज्यूम करके करेगा. टू मेक डिजिटाइज मैप यूजेबल इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट. प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट मतलब हम लोग जहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं उसको, है ना, लाइक अजीमुथल है, ऊपर के हम लोग के कॉनिक प्रोजेक्शन है, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है. तो ये हम लोग के अलग अलग प्रोजेक्शन टाइप है. आपका मैप जब कोई ऐसे टाइप प्रोजेक्शन टाइप में कन्वर्ट होगा तभी हम लोग उसको अलग अलग वे में अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो अप्लाइज. क्या यूज करेगा ये, सैटेलाइट इमेज भी यूज कर सकता है अपने कोई एक मैप का एग्जैक्ट डिस्टेंस, या उसमें क्या ऑब्जेक्ट कोई एक एरिया का क्या साइज होना चाहिए उसके लिए. देन इमेज टू मैप ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सिंपल है. इमेज को आपने कन्वर्ट करके स्कैन करके किस में लेके आया, मैप फॉर्मेट में. तो रिमोटली सेंस डेटा मतलब सैटेलाइट के थ्रू आप जो डेटा कैप्चर करते हैं वो क्या करेगा, सबसे पहले वो जो भी इंफॉर्मेशन ले रहा है वो कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन होगा, डिस्टेंस के इंफॉर्मेशन रहेंगे, तो वो उसको सबसे पहले किस में लेके जाएगा, रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में, मतलब टेबुलर फॉर्मेट में लेके जाएगा. सो रिमोटली सेंस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स चेंजिंग रो एंड कॉलम्स एंड can spatially register a georeferenced image in GIS, and it must coordinate with the system. Rows and column can be transformed into projected coordinate system. Rows and column can be transformed into projected coordinate. मतलब projected मतलब आपने नॉर्थ ईस्ट साइड से प्रोजेक्ट किया है, कहाँ से एग्जैक्टली प्रोजेक्ट किया है, और यहाँ पे हम लोग एरर भी ऑन टाइम बहुत इजीली कवर कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आपको कौन से दिए है. इक्वी एरिया है. सो इक्वी एरिया में हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, इक्वी एरिया या यूक्लिडियन अलाउज रोटेशन ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिजर्व्स द शेप एंड साइज. मतलब आपका एरिया जो है वो रेक्टेंगल है, लेकिन वो जो रेक्टेंगल है ना वो एरिया ये वे में कवर कर रहा है, बराबर है, वो एग्जैक्ट रेक्टेंगल एरिया यहाँ पे कवर नहीं कर रहा है, वो थोड़ा टिल्टेड है 30 डिग्री 40 डिग्री, इट्स लाइक दैट. देन सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी देखो यहाँ पे क्या बोला है, सिमिलैरिटी में ये जो एरिया है ये बड़ा है, लेकिन हम लोग को वही सिमिलर एरिया चाहिए बट इन अदर साइज. सो सिमिलैरिटी ऑफ द रेक्टेंगल प्रिजर्व्स द शेप है, सॉरी, सिमिलैरिटी रोटेशन ऑफ द रेक्टेंगल एंड प्रिजर्व्स इट्स शेप, लेकिन साइज जो है वो चेंज हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, बराबर है. देन अफिन में क्या आएगा, अलाउज एंगुलर डिस्टॉर्शन ऑफ रेक्टेंगल. एंगुलर डिस्टॉर्शन मतलब यहाँ पे देखो ये आपका स्क्वायर था, लेकिन अब ये स्क्वायर जो है वो चेंज हो गया ना शेप उसका. देखो यहाँ पे स्क्वायर का शेप ही चेंज हो गया, तो वो क्या होता है, ये मेनली प्रॉब्लम होता है व्हेन वी टॉक अबाउट अफिन ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेकिन ये क्या बोल रहा है, बट इट प्रिजर्व्स पैरेललिज्म ऑफ लाइंस. पैरेलल लाइंस जो है वो प्रिजर्व होंगे. यहाँ पे ये देखो दिस आर द पैरेलल लाइंस, दिस टू आर पैरेलल लाइन, तो वो मेजर होंगे, लेकिन जो दो वर्टिकल लाइंस हैं वो मैच नहीं कर रहे, है ना, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, टिल्ट हो गया वो, और उसके बेस के ऊपर आपका जो स्क्वायर है वो भी टिल्ट हो गया. देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है, प्रोजेक्टिव अलाउज बोथ एंगुलर एंड लेंथ डिस्टॉर्शन. ये देखो ये प्रोजेक्टिव है. सो आपका एंगल स्क्वायर का शेप भी चेंज हो गया, उसका जो एंगल था वो भी चेंज हो गया, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया. सो अगेन दिस इज द प्रॉब्लमेटिक.
So allowing rectangle to be a transform into a irregular quadrillion. Then ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बोला है, ये आपका इक्वी एरिया है, बराबर है, सर्कल स्क्वायर जो है वो सेम ही रहेगा, सिर्फ हम लोग उसको मूव करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, तो वो टिल्ट हो जाएगा सपोज यहाँ पे. सिमिलैरिटी में क्या होगा, सेम स्क्वायर ही ड्रॉ हुआ है लेकिन उसका साइज जो है यहाँ पे चेंज हो गया. तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग का गार्डन जो है वो एक किलोमीटर जितना बड़ा है, आधा किलोमीटर जितना बड़ा है, लेकिन हम लोग जब इमेज में ये सेम चीज़ें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हम लोग बता रहे हैं उससे और भी छोटा है ये. सो सेम वे यहाँ पे क्या होगा, दो पैरेलल लाइंस जो है वो हम लोग मैच करेंगे और वर्टिकल लाइंस जो है वो चेंज हो जा रहे हैं, बराबर है. एंड प्रोजेक्टिव के अंदर क्या हो रहा है, आपका जो स्क्वायर है उसका पूरा शेप, उसका पूरा कन्वर्जन सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. सो दिस आर द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स के अंदर दिस आर द टाइप्स. आई होप दिस इज क्लियर. देन आपने सीजी में पढ़ा रहेगा अफिन ट्रांसफॉर्मेशन या स्क्यू मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं. सो यहाँ पे वही दिया है, देखो, अफिन ट्रांसफॉर्म्स allows rotation, translation and skew and differential scaling on rectangular object. The affine transformation allows rotation, सबसे पहले क्या बोला है, रोटेशन अलाउ करेगा, ट्रांसलेशन अलाउ करेगा एंड स्क्यू एंड डिफरेंशियल स्केलिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट. रोटेशन एज वी ऑल नो क्या होता है रोटेशन. ट्रांसलेशन हम लोग उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, है ना. देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन मतलब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया. रोटेशन का मतलब वो पहले 0 डिग्री पे था, अब वो 30 डिग्री पे आ गया, तो आपने 30 डिग्री रोटेट कर दिया उसको. डिफरेंशियल स्केलिंग में क्या होगा, बड़ा था स्क्वायर छोटा कर दिया, छोटा था बड़ा हो गया. स्क्यू में क्या होगा, टॉप एंड बॉटम के लाइंस पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन लेफ्ट और राइट वाले जो है वो उसका डायरेक्शन या उसका एंगल जो है वो चेंज हो रहा है. सो दिस आर द 4 टाइप्स. तो रोटेशन में क्या आप लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज रोटेशन. रोटेट एंगल मतलब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये आपने कितने एंगल से बढ़ाया है या चेंज किया है, 30 एंगल इट माइट पॉसिबल. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, रोटेशन के अंदर साइज मैटर्स एक्स एंड वाई एक्सिस, बराबर है, साइज मैटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देन ट्रांसलेशन क्या होगा, ये हम लोग को पता है, ट्रांसलेशन में शिफ्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल टू न्यू लोकेशन होगा. देन उसके आगे स्क्यू बोला है, अलाउज ऑफ नॉन परपेंडिकुलरिटी, बराबर है, बिटवीन द एक्सिस, चेंजिंग द शेप ऑफ द पैरेललोग्राम विद अ स्लैंटेड डायरेक्शन. ये देखो ये जो दो लाइंस है लेफ्ट एंड राइट वाले, ये थोड़े स्लैंटेड हो गए ना, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है. डिफरेंशियल स्केलिंग, उसमें क्या होगा, चेंजेस द स्केल, स्केल मतलब साइज ऑफ योर ऑब्जेक्ट बाय एक्सपैंडिंग और रिड्यूसिंग, मतलब कभी ये जूम इन होगा या जूम आउट हो जाएगा, बराबर है. दैट इज व्हाट वी मीन बाय डिफरेंशियल स्केलिंग. ओके, सो ये 2 पॉइंट्स थे. इसके बाद ओके, यहाँ तक किसी को भी डाउट है, अभी तक जो भी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया सुन रहे हो आप लोग, जाग रहे हो या सो गए. हेलो. हाँ सर. यस सर. ओके, तो जो भी मैंने बोला वो बाउंसर नहीं गया ना. कल का भी थोड़े 1-2 टॉपिक मैंने रिवाइज करा के नए टॉपिक चालू किए, डायरेक्टली नया टॉपिक चालू नहीं किया है. और सर पोर्शन खत्म हो गया क्या, क्योंकि आपका पीडीएफ तो खत्म हो गया सर. नहीं, वो खत्म नहीं हुआ है, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, मतलब मैंने अलग अलग टुकड़ों में पीडीएफ बनाया है, अलग अलग टॉपिक का थोड़ा थोड़ा जो आपके साथ शेयर किया है. तो हम लोग का कोई यूनिट एग्जैक्टली कोई एक पूरा यूनिट ही खत्म कर दिया आज मैंने, वैसा नहीं है, वो एक स्पेसिफिक छोटा सा टॉपिक खत्म हुआ है. ठीक है, यहाँ तक जो भी है उसमें डाउट है किसी को, एनीवन, एनी डाउट्स. नहीं सर, नहीं परफेक्ट सर. यॉर्कर था. ओके, यॉर्कर था. वाह, सरकास्टिक. हाँ, सर विकेट है सीधी. ओके ठीक है. तो अभी विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक, वापस कंटिन्यू करता है. ठीक है वापस. एंड वन थिंग, वो जो नोट्स था वो एक्चुअली मैंने अलग से बनाया हुआ था, तो उसमें बाकी के डिटेल्स एडेड नहीं थे. दिस इज आवर कंप्लीट नोट्स. एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने जो अभी पढ़ा, अब ये सेम टॉपिक अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था, किस में पढ़ा था हम लोगों ने, सीजी में. ओके, ये आपको ये सेम टॉपिक टू टॉपिक आपको ये सेम डायग्राम, ऐसे सिमिलर डायग्राम आपको सीजी में भी मिलेंगे. आई थिंक इन यूनिट 2 या 3 उसमें ये सेम टॉपिक अवेलेबल है. सो वही सेम अभी हम लोगों ने देखा था. सो यहाँ पे देखो डिफरेंशियल स्केलिंग होगा, कोई एक एरिया को बड़ा छोटा करना है आपको, जूम इन जूम आउट होगा. स्क्यू
जहाँ पे आपके जो पैरेलल लाइंस है वो सेम रहेंगे, बाकी के जो लाइंस है वो थोड़े क्या हो जाएंगे, स्लांटेड हो जाएंगे, बराबर है। रोटेशन एंगल चेंज हो जाएगा 30 डिग्री या 40 डिग्री, जितना भी आपको करना है। ट्रांसलेशन, एक लोकेशन से हम लोग वो जो ऑब्जेक्ट या जो भी एक इंफॉर्मेशन बता रहे हैं उसका लोकेशन चेंज हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब उसके आगे यहाँ पे आपको क्या बोला है, मैथमेटिकली हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज द इक्वेशंस व्हाट वी हैव नाउ। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग डिटेल मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो आपके एग्जैक्टली जो इक्वेशंस कुछ दिए है वो याद रखना है। तो इक्वेशन में हम लोग को क्या बोला है, वी हैव डिफरेंट एंगल्स या कोऑर्डिनेट्स। सो उसका फर्स्ट इक्वेशन दिया है कि आपको यहाँ पे बोला है ax प्लस बी वाई प्लस सी। सेम वे सेकेंड वाले के लिए हम लोग y के लिए हम लोग दूसरे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। सो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, x एंड y आर द आउटपुट कोऑर्डिनेट, मतलब फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ आर ऑब्जेक्ट आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशंस, बराबर है। सो अफिन ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग बता रहे हैं ना, वो अफिन ट्रांसफॉर्मेशन आपका 4 टाइप में हो रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसमें से कोई भी एक टाइप होगा। तो ये इसमें से कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में आपको न्यू एक्स एंड वाई का वैल्यू मिलेगा। तो वो जो आपका आउटपुट है, ये एक्स एंड वाई क्या है, ये कैपिटल एक्स एंड वाई जो लिखा है दैट इज योर आवर आउटपुट कोऑर्डिनेट। और ये आउटपुट कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, ए टू एफ, ये ट्रांसफॉर्मेशन कोएफिशिएंट्स आर रिक्वायर्ड। सो देखो वो कोएफिशिएंट्स जो है ना उसका हेल्प लेके हम लोग बेसिकली आउटपुट कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, जिसके बेस के ऊपर आपको फाइनली पता चलेगा कि मैप के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट कितने डिग्री रोटेट करके कोई एक ऑब्जेक्ट एक लोकेशन से थोड़ा आगे ट्रांसलेशन करके रखना है। जैसे आप देखो कि हम लोगों ने सपोज रेलवे ट्रैक्स जो है वो कोई एक मैप के ऊपर स्टेशन पे बता रहे हैं, लेकिन अब वो वहां से थोड़ा आगे जा रहे हैं जब हम लोगों ने एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया तो डिजिटाइज मैप बनाया तो। सो वही सेम होगा। देखो द टू इक्वेशन अप्लाई टू बोथ डिजिटाइज मैप एंड सैटेलाइट इमेज विद टू डिफरेंसेस, एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स सम पॉइंट कोऑर्डिनेट, बराबर है। वी हैव सम पॉइंट कोऑर्डिनेट्स इन डिजिटाइज्ड मैप, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बट दे रिप्रेजेंट्स कॉलम्स एंड रोज इन अ सैटेलाइट इमेज। द कोएफिशिएंट ई इज नेगेटिव इन सैटेलाइट इमेज। सो सर्टन कोएफिशिएंट्स जो रहेंगे वो कुछ अलग आ रहे हैं, और उसके बेस के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एंड वाई का इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। बहुत सिंपल भाषा में ये याद रखो। तो हम लोग के पास मल्टीपल कोएफिशिएंट्स है जिसके इन्फॉर्मेशन हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, मतलब सैटेलाइट इमेजेस एंड जो हम लोग के डिजिटाइज्ड मैप्स रहेंगे, दोनों के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। और मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे, आप जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ना वो अप्लाई करेंगे। आपको सिर्फ वहां पे जो ऑप्शन दिया है उसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके आगे क्या बोला है, द ओरिजिन फॉर सैटेलाइट इमेज इज इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर एंड ओरिजिन फॉर ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। और उसके लिए हम लोग के पास 3 स्टेप्स है। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, अपडेट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सबसे पहले तो, एंड सिलेक्ट कंट्रोल पॉइंट्स टू रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स, मतलब रियल वर्ल्ड में कोई चीज कहाँ पे है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। ये देखो ये आपको दिख रहा है अपडेट कंट्रोल पॉइंट्स विद रियल वर्ल्ड। तो ये आपके कंट्रोल पॉइंट्स को आपने क्या किया, रियल वर्ल्ड के हिसाब से चेंजेस किए। बिकॉज रियल वर्ल्ड में जैसे अगर मैं बता रहा हूँ फॉर एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, हम लोग बता दे क्या है कि अर्थ जो है वो सर्कल है ना, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि हर एक कंट्री अपना डेटम कैलकुलेट करता है। तो वो डेटम कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है कि अर्थ जैसा हम लोगों को सर्कल दिखता है वो एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, वो एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है वैसा। कहीं कहीं पे एवरेस्ट है, कहीं पे पानी है, वापस कहीं पे बड़े से कोई बिल्डिंग्स या कुछ आएंगे। सो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा एलिवेशन है, कहाँ पे कहीं कहीं पे डीप ट्रेंचेस है, मतलब बहुत बड़े गहरी खाई है। सो कहीं पे लाइन आपका जो है वो बहुत ऊपर जा रहा है, कहीं पे लाइन बहुत अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है, बराबर है। मतलब कहीं पे ऐसे है, कहीं पे ऐसा है, कहीं पे वापस ऐसा है। सो आपका अर्थ जो है वो एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है। तो अगर वो स्फीयर नहीं है तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जो है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे या थोड़े क्रॉस टिल्टेड ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कंट्रोल पॉइंट्स को अपडेट करना है विद रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स, दैट्स फर्स्ट पॉइंट। एक बार आपके रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स अगर आपको मिल गए, बराबर है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ से स्टेशन सपोज
2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो हम लोग यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर कंसिडर कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन माई मैप। तो आपको क्या करना है, रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से मैच करने के लिए मेरा जो करंट लोकेशन अगर मैं सपोज बता रहा हूँ यहाँ पे है, तो यहाँ से स्टेशन को मैं कहाँ पे बताऊंगा, सपोज यहाँ पे अगर मैं यहाँ से अगर मैं अपना स्टेशन बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर स्टेशन है एट दिस पॉइंट, सो ये मेरा लोकेशन से 10 सेंटीमीटर दूरी पे होना चाहिए। दैट इज द मैचिंग और अपडेटिंग कंट्रोल पॉइंट्स विद रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद में अफिन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग अप्लाई करेंगे ऑन दिस कंट्रोल पॉइंट, और आफ्टर अप्लाइंग द अफिन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे देखो क्या बोला है, मैप फीचर्स जो है वो ऐड करेंगे। मैप फीचर का मतलब है अभी यहाँ पे हम लोगों के पास यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे कोई एक लेक है, यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे कमर्शियल एरिया है, कंपनी या कुछ है, तो वो सब हम लोग बताएंगे। और उसके बाद ये अफिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में कुछ मैप के जो फीचर्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जो भी आपको बताना है, तब जाके फाइनली आपको ये क्या मिलेगा, रियल मैप बनेगा। सो यहाँ पे आपने क्या बोला है, जो रियल कोऑर्डिनेट्स जो भी है आपके, है ना, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स जो आपको मिले, उसके बाद उसके कंट्रोल पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अफिन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू रन करेंगे, और वो अप्लाई करने के बाद में हम लोग मैप फीचर अलग अलग ऐड करेंगे। मैप फीचर अलग अलग ऐड करने का मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग कलर में हम लोग अलग अलग चीज़ें बताएंगे, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे कि ओके यहाँ से ये जो फॉरेस्ट है उसका बाउंड्री है, यहाँ पे ये वाटर बॉडी जो है उसका यहाँ पे से ये बाउंड्री है, या यहाँ से ये रिवर निकल रहा है, यहाँ से ये रोड निकल रहा है, एनी सच थिंग्स। नाउ कंट्रोल पॉइंट्स क्या बोले, कंट्रोल पॉइंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स। लाइक यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखो इन यूएस का जो उनका जो मैप है, उनका जो स्केल है वो क्या बताता है, क्वाड्रिलेटरल मैप है, 16 कंट्रोल पॉइंट्स है जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल वैल्यू बता रहे हैं, एंड 1:24,000 है। मतलब अगर मैं एक यूएस का मैप अगर देख रहा हूं तो उसमें आपको 1:24,000 मीटर्स या ऐसा कुछ वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच कंट्रोल पॉइंट इज कॉल्ड अ टिक। तो यहाँ पे आपको वर्ड्स जो है वो याद रखने हैं। व्हाट वी आर सेइंग कि जो जो कंट्रोल पॉइंट्स आपके मैप के ऊपर रहेंगे, है ना, सो क्वाड्रेंगल अगर मैप अगर है, बराबर है, सो वहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव 16 कंट्रोल पॉइंट्स, और ये 16 कंट्रोल पॉइंट के हेल्प के थ्रू हम लोग रियल वर्ल्ड के रेफरेंस से एक अपने जो डिजिटल मैप है उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको वही दिया हुआ है ना, तो ईच कंट्रोल पॉइंट इज कॉल्ड अ टिक। सो आपके पास एज पर द यूएस आपके पास कितने पॉइंट्स रहेंगे, वी हैव 16 कंट्रोल पॉइंट्स, दैट मीन्स 16 हम लोग के पास टोटल ticks रहेंगे। That is what we are saying here. Then affine transformation is required for minimum of 3 control points to estimate some of the A to F coefficient, जिसके बेस के ऊपर हम लोग रियल अपडेटेड या आउटपुट कोऑर्डिनेट्स x and y वैल्यू फाइंड करेंगे। सो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ control points are x and y value and real world coordinates of this control points are capital X and Y value। तो आपको कंट्रोल पॉइंट कोऑर्डिनेट्स जो मैप पे मिल रहा है, और आप अगर देखेंगे उसके रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स आउटपुट कोऑर्डिनेट, तो वो कैपिटल एक्स एंड वाई मिलेगा, और उसके हिसाब से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, मतलब मैप को इन शॉर्ट हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। सो दैट इज एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स कंट्रोल पॉइंट्स रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स इन मीटर्स। कि कोई एक वैल्यू अगर मैं बता रहा हूँ कि वो यहाँ से यहाँ तक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर या 1 किलोमीटर, तो एक्स एंड वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो मुझे बताएगा कि ओके आपके मैप के ऊपर कोई दो एरिया के बीच में कितने सेंटीमीटर का या कितने mm का डिस्टेंस होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो ये आपका कंट्रोल पॉइंट वाला जो टॉपिक है वो हो गया। इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, अब सिंपल जैसे हम लोग सीजी में इमेज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो सेम चीज़ यहाँ पे आ रहा है। वी हैव ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स आर पॉइंट्स बोथ इमेज कोऑर्डिनेट्स इन रोज एंड कॉलम एंड रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। मतलब रोज एंड कॉलम वाइज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ओके आपका रियल जो इमेज है उसका जो साइज है वो कितना है ना, और उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का
एक इमेज कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग मैच करेंगे रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से और उसको रिप्रेजेंट करने की ट्राई करेंगे। इन शॉर्ट कोई एक एरिया में कोई एक बिल्डिंग, कोई एक लेक, बाकी जो बिल्डिंग्स है उसके सामने कितना बड़ा या छोटा दिख रहा है वो आपको मैप में देख के भी पता चलना चाहिए। बस वही मैच करने की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, नथिंग न्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो अगर हम लोग एक इमेज है मेरे पास जिसमें एक पर्सन कार के बाजू में खड़ा है या बाइक के बाजू में खड़ा है, तो अब वो इमेज को देख के मुझे पता चलना चाहिए कि वो पर्सन जो है उसका हाइट कितना बड़ा छोटा होगा, वो कार कितना बड़ा छोटा होगा। तो वो हम लोग रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स में अगर वो कार काफ़ी बड़ा है और बंदा बहुत छोटा दिख रहा है तो जब हम लोग का इमेज आएगा उसमें भी वो सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जिससे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि कार बहुत बड़ा है और आदमी छोटा है। ठीक है, ये हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, ये होना चाहिए। तो वैसे ही एग्जैक्टली जब अगर हम लोग मैप भी अगर बनाते हैं तो मैप में भी कुछ चीज़ अगर कोई एक एरिया में बहुत बड़ा है तो वहाँ पे वही दिखना चाहिए, कोई एक चीज़ कोई एक एरिया में बहुत छोटा सा है। लाइक मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग अगर बोरीवली एरिया की बात करें तो नेशनल पार्क वाला एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है, जो सपोज बोरीवली से स्टार्ट होके आर्य कॉलोनी तक जाता है। तो आप जब अगर पूरा मुंबई का मैप अगर देखेंगे तो उसमें भी आपको आर्य कॉलोनी और ये सब वहाँ पे दिखना चाहिए कि ये कंटिन्यूअसली एक फॉरेस्ट एरिया रीजन है यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर। देन रूट मीन स्क्वायर एरर, आपको टेक्निकली इसके इक्वेशंस याद नहीं रखना है, आपको अगर ज़रूरत रहेगा तो वो वाले पॉइंट आपको सिर्फ याद रखना है। इसके डिटेल हम लोग एल्गोरिदम कैलकुलेशन ये सब में नहीं जा रहे, ठीक है। यहाँ पे आपको कहाँ पे यूज़ होगा ना वो डायरेक्टली हम लोग बता रहे हैं और उसका क्या पर्पज़ है वो देखना है। सो ये लाइव एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग उसका आउटपुट, उसका जो मेन पर्पज़ है वो समझने वाले हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, मैथमेटिकल इनपुट आउटपुट एरर्स जो हम लोग के रहेंगे तो उसके लिए आपका ये वाला इक्वेशन है, बस ये याद रखना है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है और उसके आगे ये एरर मेथड या टेक्निक हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे वो समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ RMS एरर ऑन डिजिटाइज्ड मैप। ये हम लोग के पास डिजिटाइज्ड मैप है, आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिगर 1 उसमें क्या बोल रहा है, कंट्रोल पॉइंट रेड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर है। लाइक यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, टू द लेफ्ट दे सराउंड or corner the most of the feature that are of interest of analyzed digitized, here symbolically they are by gray area के थ्रू हम लोग बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखो ये जो रेड डॉट्स जो है ना इसमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ पे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर लाइन में आपको 3 डॉट्स मिलेंगे और वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल वे में। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये जो राइट साइड वाला है, दोज फीचर्स आर आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल पॉइंट। कुछ फीचर जो है वो आपके कंट्रोल पॉइंट जो है उसके बाहर है, आपको दिख रहा है ये बाहर है, बहुत बड़ा एरिया। एंड देयर इज अ ग्रेटर रिस्क दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड मोर एरर्स ऑन दिस फीचर। तो अब यहाँ पे क्या है कि कहीं कहीं पे हम लोगों ने क्या बोला है, इक्वली रेड पॉइंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन बहुत सारा एरिया जो है वो बाहर जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो कंट्रोल पॉइंट्स है, मतलब वो कंट्रोल पॉइंट्स आपको ऐसे वे में प्रोवाइडेड है जिससे आपका एरिया पूरा वो कंट्रोल पॉइंट्स में कवर हो रहा है। मतलब वो एरिया के हिसाब से हम लोगों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं ये पॉइंट्स को, बराबर है। और यहाँ पे वो क्या है कि आपका एक रो में 3 पॉइंट्स है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। अब फिगर कहाँ पे जा रहा है, वो फिगर ये कंट्रोल पॉइंट्स में अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है, या ये कंट्रोल पॉइंट ये फिगर को या एरिया को हैंडल कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये पता नहीं। सो जब अगर हम लोग इसके ऊपर अगर एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो जब ये कंट्रोल पॉइंट के बहुत बाहर जा रहा है कोई एक एरिया, मतलब ये कंट्रोल पॉइंट का कुछ मतलब ही नहीं हुआ, आप रखो मत रखो। ऊपर जो इतना हम लोगों ने मगजमारी किया कि जो हम लोग रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्चुअल जो कोऑर्डिनेट्स है उसके बेस के ऊपर हम लोग रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स निकाल के एक्स एंड वाई, स्मॉल एक्स एंड वाई में से कैपिटल एक्स एंड वाई निकाल के हम लोग क्या करेंगे, ये कंट्रोल पॉइंट्स को फॉलो करते हुए, कंट्रोल पॉइंट्स मतलब टिक को फॉलो करते हुए कोई एक एरिया को एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में वो कैसा है वैसा ही मैप पे रिप्रेजेंट करने की ट्राई करेंगे। जब ये प्रॉपर नहीं हो पाता है तो ये कंट्रोल पॉइंट के बाहर जो बहुत ज्यादा एरिया जा रहा है वो क्या करेगा, वो एरर जनरेट करेगा, है ना। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, देयर इज अ ग्रेटर रिस्क दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड्स मोर एरर्स ऑन दिस फीचर।
वो आपका रूट मीन स्क्वायर एरर हो गया। मतलब आपने कंट्रोल पॉइंट प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, वो एरिया वो कंट्रोल पॉइंट से, इन शॉर्ट समझ लो ये कंट्रोल पॉइंट जो है वो एरिया को आपके मैप में ही वहाँ पे वो कंट्रोल पॉइंट के थ्रू ही वो कंट्रोल होने चाहिए। अगर वो उसके अंदर बहुत अंदर भी नहीं है, बहुत बाहर भी नहीं है, बहुत बाहर जा रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एरर जनरेट करता है। इतना ही पता है और कुछ भी नहीं है इसमें। सो एरर क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, वो हम लोग बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है पिक्सल वैल्यू रीसैम्पलिंग। ध्यान से देखो, ये डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है ये बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। डिफरेंट सेल साइज है, देखो यहाँ पे सेल साइज अलग है, यहाँ पे सेल साइज अलग है, यहाँ पे सेल साइज छोटा है, यहाँ पे सेल साइज बड़ा है, बराबर है। तो आउटपुट सेल देखो यहाँ पे क्या बोला है, मैप एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हम लोग करेंगे, आउटपुट सेल सेंटर आइडेंटिफाई द इनपुट वैल्यू, और उसके बेस के ऊपर हम लोगों का सेल साइज जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, द जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सैटेलाइट इमेज रिजल्ट्स इन द न्यू इमेज। सैटेलाइट इमेज जिसके बेस के ऊपर आपका न्यू इमेज बन रहा है, सो उसको हम लोग क्या करेंगे, बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट्स, बट द न्यू इमेज हैज नो पिक्सल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई एक इमेज का जो साइज है और नीचे जो आपका साइज आ रहा है सेल साइज, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है। रीसैम्पलिंग is the process of determining new value for cells in output raster that results from applying a geometric transformation to an input raster data set. Data set मतलब आपके पास रेडी सैटेलाइट से आया हुआ कोई मैप है और उसके ऊपर आप रीसैम्पलिंग अप्लाई करेंगे, जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर आउटपुट में आपको कोई एक न्यू वैल्यू मिल रहा है, बराबर है। सो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, द 3 टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग द आउटपुट वैल्यूज, नियरेस्ट नेबर, बाइलीनियर इंटरपोलेशन एंड क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन, ये 3 मेथड्स है। सो देखो यहाँ पे अभी आपको क्या बोला है, ये मेरा इनपुट है, इनपुट में हम लोग के पास ये सैटेलाइट से आए हुए बहुत सारे मैप्स है। अब ये सैटेलाइट से आए हुए जो मैप्स है और उसके ऊपर ये जो सेल है, वो सेल को हम लोग जब रियल वर्ल्ड में अगर मैच करेंगे तो वो टाइम पे आपका सेल साइज जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, बराबर है। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं उसी को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की ट्राई कर रहे हैं। सो आउटपुट सेल सेंटर आइडेंटिफाइज द इनपुट वैल्यू, और उसके बेस के ऊपर आपके यहाँ पे न्यू रिप्रेजेंटेशन होंगे, या एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के बेस के ऊपर यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। क्लियर? सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद आपको देखो नियरेस्ट नेबर बोला है। सो नियरेस्ट नेबर में क्या बोला है, अब ऊपर हम लोगों ने है ना यहाँ पे ये जो टेक्निक हम लोगों ने अप्लाई किया है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे, अफिन ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशियल स्केलिंग किया, स्क्यू टेक्निक, ट्रांसलेशन टेक्निक, या रोटेशन टेक्निक। सो अब ये जैसे अगर रोटेशन होंगे तो इसके अंदर के जो सेल वैल्यूज जो है वो भी रोटेट होने चाहिए। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी नियरेस्ट नेबर रीसैम्पलिंग क्या हो रहा है, देखो आपका जो ये जो एक्चुअल जो पीछे बैकग्राउंड में आपको स्क्वायर दिख रहा है उसके अंदर हर एक पिक्सल का कोई ना कोई एक वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू का मतलब क्या है कि हम लोगों ने कुछ कोऑर्डिनेट जो लॉन्गिट्यूडल एंड लैटिट्यूडनल वैल्यू स्टोर किए हुए हैं, कोई एक एरिया स्पेसिफिक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब अगर मैं इसको रोटेट करूंगा 30 डिग्री 20 डिग्री कोई भी साइड पे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे ये स्क्वायर के अंदर जो हर एक पिक्सल का जो वैल्यू स्टोर्ड है वो वैल्यू भी क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नियरेस्ट नेबर रीसैम्पलिंग टेक्निक यूज करेंगे कि ये 10 को जब मतलब ये पीछे वाले स्क्वायर को जब हम लोग रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद में ये 10 वैल्यू जो है वो अपने नियरेस्ट नेबर जो है उसको पास ऑन कर देगा। ओल्ड वाला जो स्क्वायर है, बराबर है, अभी जहाँ पे ये 10 लिखा हुआ ये जो स्क्वायर है वो क्या करेगा, ये जो नया येलो कलर का हम लोगों ने स्क्वायर डिफाइन किया है, बराबर है, तो 10 जो है 10 का नेबर कौन सा है, नियरेस्ट नेबर कौन सा है, फर्स्ट वाला ब्लॉक, तो वो अपना वैल्यू जो है ये फर्स्ट ब्लॉक को पास कर देगा। सेम वे येलो अपने नियरेस्ट नेबर को अपना वैल्यू पास करेगा, 12 अपने नियरेस्ट नेबर को पास कर देगा। दैट इज द मोस्ट सिंपल वे। Nearest neighbor resampling method fills each pixel of the new image
पीछे बैकग्राउंड में जो आपको 10, 11, 12 दिया हुआ है वो आपका ओल्ड इमेज है, और ये येलो कलर का जो आपको वायर्ड इमेज दिख रहा है, फिलहाल येलो कलर का जो स्क्वायर दिख रहा है या यहाँ पे ये जो नया आउटपुट आ रहा है ये आपका न्यू इमेज है, दिस इज योर न्यू इमेज, बराबर है। सो क्या बोला है, अ नियरेस्ट नेबर रीसैम्पलिंग मेथड ईच पिक्सल्स ऑफ द न्यू इमेज विद द नियरेस्ट पिक्सल वैल्यू फ्रॉम द ओरिजिनल इमेज टू डिटरमाइन द नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम यूजेस इनवर्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टू कैलकुलेट द इमेज फाइल कोऑर्डिनेट, इनवर्स यूज करेगा, है ना, जिसके थ्रू जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स अप्लाई होंगे। द पिक्सल वैल्यू ऑक्यूपाइंग क्लोजेस्ट इमेज फाइल कोऑर्डिनेट टू एस्टिमेट द कोऑर्डिनेट विल बी यूज्ड फॉर आउटपुट पिक्सल। बस ये आपका करेक्टेड इमेज है, करेक्टेड इमेज है, और ये आपका ओरिजिनल इमेज है। सो देखो करेक्टेड इमेज के बेस के ऊपर हम लोगों ने ओरिजिनल इमेज फाइंड करने का ट्राई किया, और उसमें यहाँ पे जो पिक्सल हर एक सेल में जो कुछ वैल्यू दिया हुआ है वो अपने नियरेस्ट नेबर को पास ऑन कर देगा। सो दैट इज व्हाट वी आर अप्लाइंग, और दैट इज द टेक्निक जो ये एल्गोरिदम के थ्रू हो जाएगा, मतलब आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। सो एडवांटेज क्या है इसके, आउटपुट वैल्यूज आर द ओरिजिनल इनपुट वैल्यूज। सो ओरिजिनल जो इनपुट वैल्यूज है वही वापस कहीं ना कहीं उसके बाजू वाले सेल जो आएगा उसके नेबर को अप्लाई हो जाएंगे, और उसमें हम लोग वापस ये भी चेक करते जाएंगे, अगेन ये भी वेरीफाई करेंगे 10 का नेबर 11 ही होना चाहिए, 11 का नेबर 12 ही होना चाहिए, ये वापस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो ये सब वे में हम लोग वेरिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। सो नए इमेज में भी अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10 आ रहा है तो 10 का नेबर कौन आना चाहिए, 11 ही आना चाहिए, 11 का नेबर कौन आना चाहिए, 12, 17, 21, इट्स गोज लाइक दैट ओनली, ओके। डिसएडवांटेज क्या है, प्रोड्यूस अ चॉपी स्टेप डिफेक्ट, द इमेज हैज द रफ अपीयरेंस रिलेटिव टू द ओरिजिनल अनरेक्टिफाइड डेटा। सो अगर आप देखेंगे कि हम लोगों का ओरिजिनल जो इमेज है और उसके कंपैरिजन में येलो वाला देखेंगे तो थोड़ा सा वो रेक्टिफाइड नहीं है ना, प्रॉपर नहीं आता है। डेटा वैल्यू मे बी लॉस्ट वाइल अदर वैल्यू मे बी डुप्लीकेटेड, कभी कभी ये भी हो सकता है। सो यहाँ पे तो एक छोटा सा ही हम लोगों ने स्क्वायर बताया हुआ है, लेकिन अगर बड़े बहुत ज़्यादा अगर पिक्सल वैल्यूज़ रहेंगे तो वो टाइम पे कभी कभी ये हो सकता है कि 24 ही 2 बार आ जाए, जैसे यहाँ पे हुआ है देखो, है ना। 25 जो है वो यहाँ पे नहीं आया, आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो 24 एंड 25 है। सो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, कोई तो एक वैल्यू जो है वो मिसप्लेस हो गया। सो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो ये हमेशा एग्जैक्ट सेम रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाता है। सो देखो यहाँ तक जो है वो क्लियर है। देन 21 के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, 25 आ गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे ये लोकेशन पे 21 के जगह 25 आ गया ओरिजिनल इसमें अगर देखेंगे, और यहाँ पे 18 और ये था तो 18 यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे 18 के जगह पे 2 बार 14 आ गया और उसके बाद में 18 आया, तो नियरेस्ट नेबर के हिसाब से उसने क्या देखा, 14 के बाद में 18 आना चाहिए तो वो आ गया, लेकिन 22 जो है वो स्किप हो गया ना 18 का जो नेबर है। और 18 अभी वो अपने नेबर को बिठाएगा, चेक करेगा कहाँ पे, क्योंकि आपका बॉक्स जो है वो तो लिमिट आ गया। सो ये अगर आप देखेंगे ना तो ये आपका जो पिक्सल है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आपका डिसएडवांटेज है, ये प्रॉब्लम होता है। देन नेक्स्ट कम्स बाइलिनियर इंटरपोलेशन। तो बाइलिनियर इंटरपोलेशन में हम लोग क्या बता रहे हैं, ये देखो ये आपका कुछ एरिया है बिफोर इंटरपोलेशन, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप है, मतलब कोई एक एरिया अगर मैं बता रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कहाँ पे वो एंड हो रहा है, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। सो समझते अभी क्या होगा, आपने ये एग्जाम्पल देखा अभी समझते, देखो थियरी क्या बोला है, बाइलिनियर इंटरपोलेशन यूजेस द वैल्यू ऑफ 4 नियरेस्ट इनपुट सेल सेंटर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटपुट रास्टर। आउटपुट रास्टर का वैल्यू क्या होना चाहिए वो हम लोग डिटरमाइन करेंगे। कैसे डिटरमाइन करेंगे, अपने आजू बाजू का, जैसे G7 है तो अपने आजू बाजू के जो 4 सेल है उसका वैल्यू वो चेक करेगा, सेम वे G13 अपने आजू बाजू का 4 वैल्यू वो चेक करेगा, ठीक है, इट्स लाइक दिस। सो यहाँ पे वही बता रहे, द न्यू वैल्यू फॉर द आउटपुट सेल इज वेटेड एवरेज ऑफ अदर 4 वैल्यूज, और उसी के बेस के ऊपर, और ये सब कुछ हम लोगों को नहीं करना है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस आपको QGIS और सब में मिलेंगे, वो ऑटोमेटिकली ये सेम चीज अप्लाई कर देता है। सो यहाँ पे क्या बोला, एडजस्टेड टू अकाउंट फॉर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ आउटपुट सेल इन द इनपुट रास्टर।
दिस इंटरपोलेशन मेथड्स रिजल्ट्स इन स्मूदर लुकिंग सरफेसेस। लाइक अगर मैं ये वाला बोलूँगा तो ये स्मूदर लुकिंग सरफेस नहीं है, तो वो क्या करेगा, स्मूदर लुकिंग सरफेस के लिए ये इंटरपोलेशन ऐसे अप्लाई कर देगा। सो देखो नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या करता है, अपने बाजू का एक ही सेल वो चेक करता है ना। तो उसके आजू बाजू के ये जो सेल्स अगर है तो इसमें प्रॉब्लम रहेगा, अगर ये कहीं पे अगर कुछ मिसिंग है तो वो आपको नहीं बता रहा है नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन। लेकिन उसके जगह पे अगर बाइलीनियर इंटरपोलेशन अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या करता है, अपने आजू बाजू के चारों सेल्स का इंफॉर्मेशन वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। तो उससे क्या होगा, वो अपने आजू बाजू के हर एक सेल का इंफॉर्मेशन प्रॉपरली वेरीफाई कर देगा, तो वो मैप के ऊपर वो स्मूथनिंग आ जाएगा। यहाँ पे वो स्मूथनिंग नहीं आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाएंगे, कहीं ना कहीं मिस हो जाएंगे। तो बड़े मैप में आपको वो जब आप यूज़ करेंगे उसको तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि वो चीज़ें मिसिंग है या प्रॉपर नहीं है। एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए। क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन, क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन में हम लोग क्या बता रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लोग के पास देखो, जैसे यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, आर है और ये आर डैश है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव मोर नंबर ऑफ पिक्सल्स, है ना, मोर नंबर ऑफ पिक्सल्स है। और आउटपुट में अगर आप देखेंगे सो क्या होगा, रिजोल्यूशन आपका चेंज हो गया। तो जब अगर आपका रिजोल्यूशन चेंज हो रहा है तो जो वैल्यू कुछ यहाँ पे था वो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ये हम लोग बता रहे हैं। सो अगर मैं कोई एक मैप को जूम इन कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, तो जूम इन के टाइम मतलब जब आपका मैप बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन दिखा रहा था वो टाइम पे कोई एक पिक्सल वैल्यू कहाँ पे था, और जब मैं उसको जूम इन कर रहा हूँ, रिजोल्यूशन जो है उसका वो बड़ा कर रहा हूँ मैं, तो वो टाइम पे आपके पिक्सल साइज जो है वो बड़े हो जाएंगे। एक मैप जूम होके आपको दिखेगा, तो वो टाइम पे कोई एक इंफॉर्मेशन कहाँ से है तो वो कहाँ पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे वो क्या होता है, बहुत बार वो एरर आता है। जैसे यहाँ पे देखो ये डॉट है यहाँ पे, और उसका दो बॉक्सेस छोड़ के आपका आर का कोई एक इन्फॉर्मेशन है या क्यूब है, तो जब मैं उसको जूम इन कर रहा हूँ तो उसने अपना पोजीशन सेम रखा, लेकिन अभी ये जो डॉट है वो देखो वो उसका एक पिक्सल बाजू में आ गया, नेबर बन गया, है ना। सो ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप जब जूम इन करते हैं तो कहाँ पे क्या चेंजेस होने चाहिए। सो यहाँ पे क्या बोला है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ चेंज इन द रिजोल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, नियरेस्ट नेबर में क्या होगा, नियरेस्ट नेबर में वो अगर क्यूब अगर यहाँ पे तो वो अपने नेबर पे चले जाएगा, ठीक है, ये इसमें होता है। सो चेंज इन रिजोल्यूशन सिर्फ अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, रिजोल्यूशन चेंज करने के टाइम पे कि अगर मैं देखूंगा कि यहाँ से मेरा जो क्यूब है वो थर्ड पोजीशन पे, सेकेंड रो के थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पे मैंने सेकेंड रो के थर्ड पोजीशन पे ही रखा, लेकिन ये जो डॉट है, सपोज ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल इससे 2 किलोमीटर दूर है, तो 2 बॉक्सेस दूर है, लेकिन अब क्या हो गया, वो उससे एग्जैक्टली बाजू में आ गया। मतलब आपको यहाँ पे जब हम लोगों ने रिजोल्यूशन उसका चेंज किया तो आपका हॉस्पिटल का जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो गया, 2 किलोमीटर से वो हाफ या 1 किलोमीटर तक आ गया, है ना। देन जब अगर हम लोग नियरेस्ट नेबर वाला टेक्निक अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव दिस क्यूब और वो क्यूब जो है वो अपने नियरेस्ट नेबर पे ट्रांसफर हो गया, बस इतना ही हो रहा है। सो वो एग्जैक्टली ये नहीं देख रहा है कि हम लोग जब आप देखो यहाँ नियरेस्ट नेबर में क्या होता है, यहाँ पे देखा ना हम लोगों ने, नियरेस्ट नेबर पे वो अपने बाजू वाला जो पिक्सल होता है उसी का इंफॉर्मेशन कुछ यहाँ पे कैप्चर कर रहा है। सो यहाँ पे देखो ये मेरा ओरिजिनल सेल है और ये उसका नेबर है। सो क्या करेगा, अपने वैल्यू ये नेबर को पास ऑन कर रहा है या वो नेबर को प्रोवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे वही है ना, ये मेरा स्क्वायर है, ये नियरेस्ट नेबर को वैल्यू पास हो गया, या ये जो नया मैप जो बनेगा यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। अब बाइलिनियर में क्या होता है, बाइलिनियर के अंदर आपका जो भी मैप है उसके आजू बाजू के 4 पिक्सल्स के वो वैल्यू चेक करता है ना, और उसके बाद उसके बेस के ऊपर कुछ आउटपुट बता रहा है। सो वो यहाँ पे फिर भी हम लोगों को अगर एक बड़े मैप को जब जूम इन करके बताना है तो ये बाइलिनियर इंटरपोलेशन भी आपको एग्जैक्टली काम नहीं आएगा, क्योंकि ये स्मूथनिंग कर रहा है, बराबर है। ये एग्जैक्टली पोजीशन नहीं बताएगा कि अगर कोई एक मैप को अगर मैं जूम इन करता हूँ तो क्या चीज़ जो पहले सपोज एक पिक्सल का साइज, सपोज 1 पिक्सल इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो जब मैं जूम इन करूंगा तो 1 पिक्सल इक्वल टू 1 मीटर होना चाहिए, बराबर है। मतलब आपके मल्टीपल पिक्सल्स जो यहाँ पे थे उसको आपको कंबाइन कोई एक सेल में बताना है, या इसका उल्टा हो सकना चाहिए, बराबर है। तो ये क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन क्या करता है,
ये मल्टीपल सेल्स का जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको कंबाइन करके एक क्यूब में लेके आता है वो, जब आप रेजोल्यूशन चेंज कर रहे हैं तो। सो ऐसा कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। सो क्यूबिक का अगर आप एडवांटेज देखेंगे तो क्या बोला है, स्टेयर इफेक्ट कॉज्ड बाय द नियरेस्ट नेबर अप्रोच इज रिड्यूस्ड, इमेज लुक्स स्मूथ इन क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन। बराबर है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहे थे वो यहाँ पे नहीं आएंगे। बट डिसएडवांटेज क्या हो रहा है, ऑल्टर ओरिजिनल डेटा एंड रिड्यूसेस कॉन्ट्रास्ट बाय एवरेजिंग नेबरिंग वैल्यू टुगेदर। मतलब ये आपके आजू बाजू के जो 4 क्यूब्स यहाँ पे बताया है, ये देखो यहाँ पे ये जो बड़ा सा स्क्वायर है इसका एवरेज निकाल के आपको एक एवरेज क्यूब वो यहाँ पे बता रहा है, दैट इज क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन। थियरी समझते अभी। द वेटेड एवरेज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 16 नियरेस्ट इनपुट सेल्स। उसका वैल्यू क्या है, वेटेड एवरेज मतलब उसका वैल्यू क्या है। द आउटपुट इज सिमिलर टू बाइलीनियर इंटरपोलेशन। बाइलीनियर इंटरपोलेशन जैसे हम लोगों ने देखा ये वाला है ना, जिसमें हम लोग स्मूथनिंग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और but the smoothing effect caused by the averaging of surrounding input pixel value is more dramatic. Cubic convolution will have a tendency to sharpen the data more than bilinear. मतलब यहाँ पे आपको और sharpen information मिलेगा because more cells are involved in our calculation for the output value. That's it. जो आपका ये बाइलीनियर वाला जो था इसमें सिर्फ 4 सेल हम लोग कंसिडर कर रहे थे, बराबर है। और क्यूबिक कॉन्वोल्यूशन में हम लोग 16 सेल्स कंसिडर कर रहे हैं। देखो 16 नियरेस्ट इनपुट सेल, तो उससे के बेस के ऊपर आपका जो स्मूथनिंग होगा, जो फाइनल आउटपुट आएगा वो और बेटर रहेगा कंपेयर टू बाइलीनियर इंटरपोलेशन। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई। ओके, सो यहाँ तक आपके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जो थे वो कंप्लीट होता है। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जाता है। यहाँ से आई थिंक मैं नेक्स्ट टाइम कराता हूँ आपको। चलो यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज।